Hello student, welcome all of you in the online platform of Viswas Navsarda Senior Secondary School Bunna. Student +2 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी समर वेकेशंस के बाद, समर ब्रेक के बाद। हॉलीडे होमवर्क आपने कर लिया होगा उम्मीद करते हैं, और स्कूल द्वारा अगर आपसे हॉलीडे होमवर्क की कॉपी मंगाई जाती है तो आप भेज देंगे। तो आज हम एक नया लेसन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। 4th लेसन है जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। स्टूडेंट, इससे पहले हम थोड़ा सा पीछे के जो लेसन हमने पढ़े हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल विश्व राजनीति की ये जो बुक हमने स्टार्ट की थी, इसमें हमने शुरुआती लेसन किया था जिसमें शीत युद्ध की भूमिका देखी थी। शीत युद्ध जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुरू होता है, और द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही विश्व व्यवस्था की नई शुरुआत होती है। तो हमारी जो समकालीन विश्व राजनीति है ये आज जिस दौर में है उस दौर में शीत युद्ध के दौर से निकल करके बाहर आई है। स्टूडेंट, शीत युद्ध में हमने देखा था कि 2 ग्रुप बन गए थे विश्व में। एक ग्रुप में अमेरिका और उसके साथी देश थे, यूरोप के कंट्री थे अमेरिका के साथ, पूर्वी यूरोप के। पश्चिमी यूरोप जो है वो सोवियत संघ रूस के साथ था। इस प्रकार से दोनों के बीच में प्रतिद्वंद्विता थी, और उसी प्रतिद्वंद्विता से निकल करके आगे जो है शीत युद्ध में वो भूमिका निभाता रहा। उसके बाद सोवियत संघ रूस का विघटन होता है। दूसरे लेसन जो हमने पढ़ा था उससे हमने पढ़ा सोवियत संघ का विघटन हुआ, और सोवियत संघ के विघटन के बाद विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बचा। तो उसके लिए तीसरा लेसन हमने पढ़ा था जो हमारे लिए था जिसमें हमने पढ़ा था कि वैश्विक व्यवस्था में किस प्रकार से अमेरिका ने अपना वर्चस्व स्थापित किया। यानी कि फर्स्ट लेसन में सोवियत संघ, रूस और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा। दूसरे लेसन में सोवियत संघ का बिखर जाना, और तीसरा लेसन जो था वो था हमारा अमेरिका की शक्ति के रूप में, केंद्र के रूप में। और आज हम पढ़ेंगे सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, यानी कि अमेरिका के सामने कौन से ऐसे विश्व में शक्तिशाली केंद्र हो सकते हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकते हैं। तो वो हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसका परिचय पढ़ते हैं कि 1990 के दशक के शुरू में विश्व राजनीति 2 ध्रुवीय व्यवस्था के टूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि राजनीतिक और आर्थिक सत्ता पर वैकल्पिक केंद्र कुछ हद तक अमेरिका के प्रभुत्व को सीमित करेंगे। यानी कि अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली देश तो है, लेकिन काफी देश और गठबंधन ऐसे भी हैं अमेरिका को जो चुनौती दे रहे हैं। तो ये बात स्पष्ट है कि अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने के लिए कोई ना कोई संगठन तो होगा। अब वो संगठन कौन कौन से हैं? यूरोप में यूरोपीय संघ है, एशिया में दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान है जो दमदार शक्ति के रूप में उदय हुआ। यूरोपीय संघ और आसियान दोनों ही अपने अपने इलाकों में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर समाधान ढूंढा, और साथ ही इन्होंने अपने अपने इलाके में अधिक शांतिपूर्ण और स्थायी क्षेत्रीय व्यवस्था विकसित करने तथा इस क्षेत्र के देशों की अर्थव्यवस्था को सुमुख बनाने की दिशा में काम किया। दोनों ही जगह यानी कि यूरोप में यूरोपीय संघ और आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन जो है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है उनका संगठन आसियान जो है, ये दोनों अपने क्षेत्रीय स्तर पर काफी कमजोरियों के बावजूद
इन समस्याओं का समाधान करने में लगे हुए हैं। अपनी ऐतिहासिक दुश्मनियों को भुला करके ये एक विकल्प केंद्र के रूप में उभर रहे हैं और अपने आप को विकसित बनाने की दिशा में इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। चीन के आर्थिक उभार ने विश्व राजनीति पर काफी नाटकीय प्रभाव डाला है और इन दोनों संगठनों के बाद चीन एक तीसरा वैकल्पिक केंद्र है सत्ता का, यानी कि अमेरिका को चुनौती देने के लिए अगर कोई देश या देशों का संगठन है तो यूरोप का यूरोपीय संघ है, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का आसियान है और तीसरा संगठन है चाइना, क्योंकि चाइना ने अपने आप को बहुत नाटकीय तरीके से विकसित किया है और काफी प्रभाव भी डाला है विश्व राजनीति पर। इस अध्याय में हम सत्ता के उभरते हुए कुछ वैकल्पिक केंद्रों पर नजर डालेंगे और ये जांचने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में उनकी क्या भूमिका हो सकती है, यानी कि ये जो सत्ता के केंद्र है भविष्य में ये किस प्रकार की भूमिका निभाएंगे और किस तरह से ये विकास अमेरिका को चुनौती देंगे, इनकी भूमिका के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। यानी कि ये तीन संगठन क्या कर सकते हैं। तीनों कौन कौन से हैं? यूरोपीय संघ, आसियान और चाइना। इन तीनों का विस्तृत अध्ययन इस लेसन में हम करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूरोपीय संघ क्या है। जब उसके यूरोप के सवालों को लेकर वो परेशान थे, यूरोप को अपनी पुरानी दुश्मनियों को फिर से शुरू करना चाहिए या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सकारात्मक योगदान करने वाले सिद्धांतों और संस्थाओं के आधार पर अपने संबंधों को नए सिरे से बनाना चाहिए। कि यूरोप अपने नए संबंध बनाए या पुरानी दुश्मनियों के साथ चले, ये सवाल यूरोप में प्रमुख था दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दूसरे विश्व युद्ध ने अनेक मान्यताओं और व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर दिया जिनके आधार पर यूरोपीय देशों ने आपसी संबंध थे। 1945 तक यूरोपीय देशों ने अपनी अर्थव्यवस्था की बर्बादी तो झेली ही, उन मान्यताओं और व्यवस्थाओं को भी ध्वस्त होते देख लिया जिन पर यूरोप खड़ा हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध से पहले यूरोप के देशों की जो आपसी एकता थी, जो उनके संबंध थे, वो युद्ध के बाद पूरी तरह बदल गए। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि अमेरिका और रूस जो है वो एक तरफ से लड़ रहे थे, यूरोप की तरफ से जो थे ब्रिटेन, फ्रांस, इनके साथ मिलकर के लड़ रहे थे, लेकिन युद्ध के बाद ये दोनों आपस में टकराए, तो इसलिए बदल गया सिस्टम। 1945 के बाद यूरोप के देशों में मेल मिलाप को शीत युद्ध में भी मदद मिली। अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। यानी कि अमेरिका ने यूरोप की अर्थव्यवस्था के पुनर्गठन के लिए जबरदस्त मदद की। इसे मार्शल योजना के नाम से जाना जाता है। अमेरिका ने नाटो के तहत एक सामाजिक समूह व्यवस्था को जन्म दिया। मार्शल योजना के तहत 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। यानी कि अमेरिका ने यूरोप को सहायता देनी शुरू की और उसी के तहत एक यूरोपीय संगठन की दिशा में कदम बढ़ा और 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। अब ये आर्थिक सहयोग संगठन है, ये यूरोपीय संघ नहीं है। सिर्फ इस उद्देश्य से बना है कि आपसी सहयोग करना है। पश्चिम के देश जिसमें उनको मदद करेगा अमेरिका। ये एक ऐसा क्षेत्र है जो यूरोप के देशों का, जिसमें यूरोप के देश आर्थिक मामलों में एक दूसरे की मदद करें। 1949 में यूरोपीय परिषद राजनीतिक सहयोग के लिए गठित हुई, जो इसका एक अगला कदम थी, और पूंजीवादी देशों के आपसी एकीकरण की प्रक्रिया इससे आगे बढ़ी। और इसके बाद 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी का गठन किया गया, यानी कि आर्थिक समुदाय का गठन किया गया 1957 में। यूरोपीय पार्लियामेंट गठन के बाद प्रक्रिया ने राजनीतिक स्वरूप प्राप्त कर लिया। सोवियत गुट के पतन के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आई और 1992 में इस प्रक्रिया की परिणति यूरोपीय संघ के रूप में हुई। और धीरे धीरे ये संगठन बनते हुए 1949 में यूरोपीय परिषद बनी, 1957 में यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी बनी और अंत में जाकर के 1992 में यूरोपीय संघ बना। यूरोपीय संघ के रूप में समान विदेश और सुरक्षा नीति। अब यूरोपीय संघ क्या था कि सभी देशों की जो इस संघ में शामिल है उनकी विदेश नीति समान होगी, सुरक्षा नीति एक जैसी होगी, आंतरिक मामले तथा न्याय से जुड़े मुद्दों पर वो सहयोग करेंगे और एक समान मुद्रा के चलन के लिए रास्ता तैयार हो गया। यानी कि यूरोपीय देशों की एक साझी मुद्रा जिसे यूरो कहा जाता है
वो उस पर सहमति बनी। ये यूरोप के जितने यूरोपीय संघ में शामिल थे उन सब ने इसमें शामिल होना और उस मुद्रा को स्वीकार कर लिया कि हम इसमें लेन देन करेंगे। तो ये था यूरोपीय संघ का गठन। तो यूरोपीय संघ के यहाँ पर समाप्त हुई। आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में कि किस प्रकार से यूरोपीय संघ ने अमेरिका को चुनौती दी। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।